प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली पुस्तक भूगोल के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, साधारण भाषा में संसाधन ऐसी वस्तुएं या ज्ञान को कहते हैं जिससे मानव जीवन सुविधायुक्त होता है। अर्थात वे वस्तुएं, ज्ञान या संस्थाएं जो मानव जीवन को सरल बनाती हैं, सुगमतापूर्ण बनाती हैं, सुविधायुक्त बनाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं तीनों मिलकर मानव के जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करती हैं। ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है। संसाधनों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। संसाधनों के प्रकार में प्रथम भाग है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। प्रिय बच्चों, जैव संसाधन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे वनस्पतियाँ, वन्य जीव, प्राणी, मानव भी आता है, हम भी तो जीव हैं। समस्त पशु पक्षी और समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अजैव संसाधनों में जिसमें अजैव जीवन न हो, वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा कि पत्थर है, कोयला है, चूना है, पानी है, ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। पेट्रोलियम है। दूसरे वर्गीकरण किया गया है समाप्तता के आधार पर। इसके भी दो भाग हैं। पहला भाग है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा भाग है अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन जिनका भौतिक और रासायनिक संरचना इस तरह की होती है कि उनको पुनः दोबारा यूज किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर धातुएं। आपने पहले धातु का उपयोग किसी दूसरे रूप में किया, बाद में धातु को फिर दूसरे रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने सोना का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले अंगूठी बना दी, बाद में कान के फूल बना सकते हैं उसी धातु से। या घरों में आपने जिन बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं, अभी कुकर, प्रेशर कुकर के रूप में काम कर रहे हैं, जब वो ख़राब हो जाता है तो पुनः कबाड़ी आपसे लेके चला जाता है, और हो सकता है उसके बाद उसको भगोना बना दे रिसाइकिल होके। तो इसको नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। और प्रकृति भी नवीकरण करती है कि लगातार उसमें इनोवेशन, नवीकरण प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे सौर है, सूर्य का प्रकाश लगातार आते रहता है, जितना भी यूज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हवा है, स्वतः चलती है, पर्याप्त मात्रा में चलती है। आप पवन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। जल है, पानी, आपने देखा पानी का भी एक चक्रण होता है। वन और वन जीव प्राणी होते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधनों में क्या आते हैं? जिनको एक बार यूज कर लिया तो या तो बहुत लंबे समय तक प्रक्रिया चलती है बनने में, सदियों बीत जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रक्रिया नहीं चलती, या हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कुल मिला के हमारे मानव जीवन एक पीढ़ी के लिए तो वो समाप्त ही माने जाते हैं। हजारों वर्षों में उनकी प्रक्रिया होती है। जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। अगला जो वर्गीकरण आता है वो है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है?
व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। स्वामित्व से अर्थ समझ रहे हैं, अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका घर है, आपकी मोटरसाइकिल है, आपका टेलीविज़न है, आपका फर्नीचर है, ये सब क्या है? आपका खेत है, आपकी फैक्ट्री है, ये सब व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा इसमें वर्गीकरण किया गया है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जैसे स्पष्ट हो रहा है, अर्थात सरकारी संसाधन। इसमें क्या आता है? वे संसाधन जिन पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया। स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, अस्पताल में सभी को दवा खाने लेने का अधिकार है। खेल का मैदान हो गया, तालाब हो गया, शमशान भूमि हो गई, पार्क हो गया, ये सब सरकारी स्वामित्व वाले या सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले वे संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अगर कानूनी दृष्टि से देखें, जो हमारा व्यक्तिगत संसाधन भी है वो भी राष्ट्र का ही संसाधन है, हम भी तो राष्ट्र से जुड़े हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। जैसे आपके यहाँ से रोड निकल रही है, अब आपने कहा नहीं ये तो हमारा खेत है, हम नहीं निकलने देंगे, तो सरकार को ये कानूनी अधिकार है कि आपको मुआवजा देकर और आपका खेत ले सकती है, आपकी ज़मीन ले सकती है और रोड निकाल सकती है। अस्पताल के लिए चाहिए, उससे स्कूलों के लिए चाहिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए चाहिए। तो कानूनी रूप से देश में राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हैं चाहे वो सामुदायिक हैं, उन सब पे देश राष्ट्र का अधिकार होता है। अगला होता है अंतर्राष्ट्रीय अधिकार। इसके अंतर्गत जैसे समुद्र है, तो समुद्र में एक उसमें भी नियमावली बनी है, उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मतलब संसाधनों का उपयोग कर सकता है कोई भी देश, वहाँ से मछलियाँ पकड़ सकता है या अन्य चीज़ों का उपयोग कर सकता है। यह अमूमन अपने देश की जो तट रेखा होती है उससे 200 किलोमीटर तक हम कोई भी समुद्र के अंदर संसाधन जुटा सकते हैं, कानूनी रूप से जो वैध हो। अब आता है विकास के आधार पर संसाधन, संभावित संसाधन और दूसरे होते हैं विकसित संसाधन। संभावित संसाधन को देख लेते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं किया गया है। ऐसे संसाधन, संभावित संसाधनों में वे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ सूर्य काफ़ी समय तक रहता है, प्रतिदिन पूरे वर्ष भर। सर्दियों के कुछ दिनों को या छोड़ दिया जाए या अति वर्षा वाले कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर समय हमारे यहाँ सूर्य उपलब्ध रहता है, लेकिन सौर ऊर्जा का विकास नहीं हुआ है, पवन ऊर्जा का विकास नहीं हुआ है, उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इसी में है विकसित संसाधन। इनके लिए वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी हमने ये खोज लिया कि ये संसाधन हैं और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी उसकी संभाव्यता के आधार पर निर्भर करता है। वे संसाधन जिनकी हमने खोज कर ली, उसके लिए तकनीक भी खोज कर ली, वे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं। अगला है भंडारण। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जा सका है। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था कि सौर ऊर्जा हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है, पवन ऊर्जा कर सकती है, लेकिन अभी तक उसको हम क्या करें, तकनीक उपलब्ध नहीं हो पाई। जैसे हमने पहले भी कहा था कि तकनीक भी संसाधन के क्षेत्र में आती है।
अब आता है संचित कोष। वह संसाधन भंडार का कहलाता है जिसमें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। यानी कि हमने संसाधनों को खोज लिया, तकनीकी भी खोज ली, लेकिन हमने आने वाले फ्यूचर के लिए उसको क्या कर दिया है, सेव कर दिया। संचित माने सेव, स्टोर करके रखा है, ताकि जब अति आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। संसाधनों के विकास। संसाधनों के विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अब देखो संसाधनों क्या है, कुछ लालची व्यक्तियों के द्वारा संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास पेट भरने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाने से, यानी कि कुछ ही लोगों का क्या होता है, उस पर अधिकार आ जाता है, तो क्या है, वो अपने हिसाब से उसका अनुचित दोहन शुरू कर देते हैं, जिससे समाज का एक हिस्सा तो बहुत अमीर हो जाता है, सुविधाजनक जीवन जीने लगता है, और बाकी अन्य मानव जाति जो है कष्टमय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होती है। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैज्ञानिक परिस्थिति संकट पैदा हो जाता है। जो हमारा पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संकट पैदा हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ऑक्सीजन कम होना, ओजोन परत में छिद्र होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमें संसाधनों का विकास कैसा करना चाहिए, सतत पोषणीय विकास करना चाहिए। सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ये इसकी परिभाषा है, अर्थात मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ऐसा विकास जिससे जो हमारी प्राकृतिक संरचना है उसका कोई नुकसान ना हो, अर्थात हमने 100 पेड़ काटे तो अगले हमें 100 पेड़ रोपित कर देने चाहिए। तो ऐसी जब विकास होता है, ऐसा जब विकास किया जाता है तो उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी हमने उपभोग भी कर रहे हैं और उसको पोषित भी करते जा रहे हैं। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसको रियो डी जेनेरी पृथ्वी सम्मेलन 1992 के नाम से भी जानते हैं। रियो डी जेनेरी पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों, ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर री डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व भर पर स्थित हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एक एजेंडा प्रस्तुत किया, जिसको एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। यह एक घोषणा पत्र है, यानी सबने मिलकर क्या करी, एक संकल्प लिया, संकल्प पत्र है। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है।
एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे। इसमें यह है कि प्रत्येक देश और स्थानीय निकाय एक एजेंडा तैयार करे जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस अध्याय के यहीं तक अध्ययन किया है। इस वीडियो में आप ध्यान से इसको सुने, समझें और कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, कोई भी आपको शंकाएं हों, कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं या व्यक्तिगत कॉल भी कर सकते हैं। कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, अगले की वीडियो मैं बाद में पोस्ट करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।